अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल की गैर हाज़िरी की माजरत। और आज भी अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो प्रोग्राम करने को दिल नहीं कर रहा। और अगर आपको मेरे ख्यालात में कोई बेरब्त से लगे तो माफ़ कीजिएगा। आज मैं ज़रा खिसका हुआ हूँ। और जो मुझे बड़ी उदासी है वो जो आज 27वीं तरमीम पास हुई है। तरमीम के पास होने से ज़्यादा उस तरमीम में जो कुछ शामिल है, उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अफसोस है। बल्कि अफसोस भी बहुत छोटा लफ्ज़ है। कौन सा लफ्ज़ इसको इस अफसरदगी का अहाता करेगा या मेरी कैफियत का अहाता करेगा, मुझे नहीं समझ लग रही। लेकिन जो कुछ आज हुआ, या ये कोई जो तारीख़ी दिन है, ये बड़ा एक तारीख दिन भी है। आज एक तो अदलिया को यानी कि उसके एक पिंजरे में बंद किया गया। और उसमें अदलिया का भी अपना कसूर है। अब जो है पावर जो है एग्जेक्टिव ने ग्रैब कर ली। और जो उन्होंने ग्रैब किया है उसमें जो सबसे मुतनाज़ा काम किया वो इस्तिस्ना वाला है कि प्रेसिडेंट और जो फील्ड मार्शल हैं उनको एक एक फॉर लाइफ इम्यूनिटी दी गई है। अब वो लोग क्या सोचते हैं? मैं तो इस माइंड सेट पर हैरान हूँ कि जो लोग जिनको इम्यूनिटी मिलती है, मुझे अगर मिली हो तो मुझे तो बड़ी शर्म सी फील हो रही होगी कि यार, ये मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं किसी कानून से बालातर हूँ? तो आई डोंट नो, यानी कि मुझे कभी मिली नहीं है, शायद मैं वो मेरे वो फीलिंग्स नहीं है। लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। मुझे तो किसी जगह पे कोई बाज़ होता है, कोई जानने वाला को थोड़ा सा प्रोटोकॉल दे दे तो मैं शर्मिंदा शर्मिंदा फील करता हूँ कि कोई इधर बंदा जानने वाला होगा, वो सोचेगा कि जनाब चीमा साहब की हरकतें देखो। तो और ये मजाक देखें कि ये चीज़ आइन में लिखी गई है। यानी कि आइन में आपने लिख दिया है कि ये लोग जो है ना, ये कानून से बालातर हैं, कि इनको कोई अदालत नहीं बुला सकती। और जो जरदारी साहब हैं, उनकी तो एक पूरी पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है, वो जरदारी साहब पर खेलती आई है। जरदारी साहब जो हैं, उनकी भी कोई शोहरत अच्छी नहीं है। और लेकिन जब भी उन पर केसेस बने करप्शन के, तो पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि जैसे जो है ना, उनकी जमहूरी जिद्दोजहद की वजह से उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और वो एक अदालती प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट करने को अच्छा जानते हैं कि किस तरह उसको तूल दिया जाए ताकि चीज़ें अपनी कन्विक्शन वाली स्टेज पर ना पहुँचें। तो वो भी अपनी जगह पर सुरखरू। पहले उन्होंने एनआरओ किया, अब तो एनआरओ से भी बड़ी बात निकल गई आगे। एनआरओ तो जो 2007 में किया था जनरल मुशर्रफ के साथ, तो उसमें तो ये था कि जो माजी के केसेस हैं वो बंद हुए थे। अभी जो है, अभी वाला जो एनआरओ है, इसमें मुस्तकबिल के केसेस भी बंद हुए हैं। कि पूरी लाइफ जब उनको बुला ही नहीं कुछ सकता तो वो जो जी चाहे करें। जरदारी साहब का जो एक उन्होंने पूरी पाकिस्तान को ये सबक सिखाया है कि मैं यानी कि भाई सब लोग जो हैं, या बहुत सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट समेत, ये काबिल गौर बात है, इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे ये इनको मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो समझते थे जी कि जरदारी साहब जो हैं, ये इनकी हरकतें ठीक नहीं हैं और इनके ख़िलाफ़ केसेस बनने चाहिए। या जो उनके मुखालफिन हैं, सियासी मुखालफिन, वो भी। अब क्या हुआ है? अब जो है यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह हैं, आसम मुनीर साहब, वो भी और जरदारी साहब दोनों को इस्तिस्ना मिल गया। क्या ये इसको तारीख़ का जबर कहा जाए, या क्या आयरनी है, या क्या है? लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। और ये सिर्फ़ अच्छे मैसेज का मसला नहीं है। सबसे ज़्यादा ये जो जरदारी साहब की तो जो शोहरत उन्होंने पाई है, वो शायद इसकी परवाह नहीं करते। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि आसम मुनीर साहब जो हैं, उनकी शोहरत को बहुत नुकसान पहुँचेगा। उन्हें अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी थी, वो उसका ये मुझे एक नुक्ताए आगाज़ लगता है ज़वाल का। ये इतनी बड़ी एक फाश गलती है जिसका वो हिस्सा बने हैं। आज इस हवाले से जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उन्होंने भी बात की है। और उन्होंने ये बोला है कि जो ताहियात किसी को अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह करे, मैं तो उम्मीद यही कर सकता हूँ कि इन लोगों को ख्याल आ जाए। और मैं कहता हूँ कि मेरे लिए ना सोचें, किसी और के लिए ना सोचें, अपने लिए सोचें। जरदारी साहब को भी छोड़ें, जो आसम मुनीर साहब हैं वही अपने लिए सोचें। उनको इसको अनडू करवाना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल था कि एक दो दिन से हम भी चीख चिगाड़ रहे थे, हमारा ये ख्याल था कि वो कहेंगे कि यार ये निकालें, मुझे किस गन में डाल दिया। लेकिन ये है कि वो अनफॉर्चुनेटली वो हिस्सा बन गए हैं।
और ऐसे मौके पे जब आप एक एक पावर में होते हैं ना, आपके इर्द गिर्द ऐसे खुशामदियों का टोला होता है कि जो आपकी कमज़ोरियों के साथ खेलते हैं, जो आपके इस तरह ना जो है ना एक बीमे वाले बने होते हैं कि सर ये करा लें तो मरने के बाद भी ये मसला नहीं होगा, रिटायरमेंट के बाद भी ये मसला नहीं होगा। और वो आप तो आपके बारे में बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं और आपको यानी कि इतना वो यानी कि उनकी दिल फरेब किस्म की तजावीज़ होती हैं कि इंसान को समझ नहीं लगती कि उसके साथ हो क्या रहा है। और जब आप ओहदे से हट जाते हैं तो ये लोग भी इस तरह गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग, यानी कि जैसे कभी थे ही नहीं उधर, ये गायब हो जाते हैं। ये कोई नई पार्टी आती है उसकी तरफ चले जाते हैं और फिर बताएंगे जी हम तो इनको बड़ा समझाया है लेकिन वो कहते थे हम क्या कर सकते थे, उधर जाके सच्चे बन के उधर फिर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। एनीवे, ये हर बंदे की एक अपनी अपनी चॉइस होती है, हम इस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कोई अच्छा मैसेज नहीं गया, ये बहुत ही बुरा मैसेज गया अब जो है इनके। लेकिन इस उदासी में जो एक कॉमेडी हुई है, मैं उस पर भी हैरान हूँ। कुछ 2-3 लोगों ने की है, बड़ी अच्छी कॉमेडी की है। एक तो फैसल वाडा था। फैसल वाडा जो है वो आइनी तरमीम के बाद वो मिठाई बांट रहा था और उसने रसगुल्ले लोगों को दे रहा था खा लें, और रसगुल्ला भी उसने पूरा नहीं दिया किसी को। एक को किया मुंह में, उसने आधा खाया, जो बाकी वाला जूठा आधा था ना वो दूसरे को खिला दिया तो यानी कि मैं उसकी देख के यानी कि मैं अपनी कोई दिल पशोरी करता रहूँ। दूसरा डार साहब का बयान पड़ा, वो भी मुझे लगा कि जैसे उनकी ड्यूटी ये आज लगी हुई है कि लोगों को लतीफ़े सुनाने हैं। उन्होंने कहा जी कि 27वीं तरमीम से मिसाक जमहूरियत का अधूरा एजेंडा मुकम्मल हो गया। सुन लो, ये मिसाक जमहूरियत है जो आज हुआ है। तीसरा जो है वो हमारे बड़े एक हर दिल अज़ीज़ ख्वाजा आसिफ साहब, वो अब देखें कहने को तो जो फील्ड मार्शल हैं वो उनके मातहत हैं, ये चूँकि ऑब्वियसली ये इस टाइम वज़ीर दिफ़ा हैं और वो आर्मी चीफ़ हैं। आर्मी चीफ़ जो है यानी कि उससे सीनियर होता है जो वज़ीर दिफ़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि इस्तिस्ना पर एतराज़, हम तो सिर्फ आर्मी चीफ़ को इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। इमरान खान एंड कंपनी ने आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा को बाप बना लिया था, बाज़ गश्त आज तक सुनाई दे रही है। यानी कि वो इस चीज़ पे उनकी नज़र में जो आज उन्होंने किया है वो उनकी बड़ी एक प्राउड अचीवमेंट है। और यानी कि वो शायद समझते हैं कि एज आ मिनिस्टर उनकी ड्यूटी है कि जो अपने मातहत हैं, यानी अपनी परवाह नहीं है ख्वाजा साहब को कि मैं कोई अदालत के मुकदमात फेस करूँगा। वो अपने जो मातहत हैं उनके बारे में परेशान है कि इनको किसी अदालत में कोई मुकदमा बर्दाश्त फेस ना करना पड़े। लव यू ख्वाजा साहब, आप जो है ना आप बहुत ही अच्छे किस्म के डिफेंस मिनिस्टर हैं। आपने खुश कर दिया है इस उदास माहौल में आप लोगों की जुगतें, ये जो है यानी कि ये थोड़ा बहुत इंसान को कोई एक तसल्ली, एक ज़िंदगी की एक उम्मीद नज़र आती है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं। बाय द वे, आज कोई 2-3 को बड़े अफसोसनाक वाक़यात थे, उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। एक तो डॉक्टर आरफा सैयदा ज़ारा, आप में से बहुत सारे लोग उनसे वाकिफ़ होंगी, बहुत पाए की दानश्वर थी और जब उनकी गुफ्तगू किसी जगह पे होती थी तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। मुझे एक एज़ाज़ हासिल हुआ है, इत्तेफाक भी समझ लें कि मैं एक दफ़ा उनकी महफ़िल में जाने का इत्तेफाक हुआ है। लेकिन ये है कि लोग जिस तरह मगन होके उनकी बातें सुन रहे थे वो एक काबिल दीद था और काबिल रश्क भी था। और उनकी गुफ्तगू में अल्फाज में इस तरह जैसे एक एक लफ्ज़ में दानिश टपक रही थी। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बाकी इरफ़ान सिद्दीकी साहब बहुत ही, सेनेटर इरफ़ान सिद्दीकी साहब बहुत ही अलील हालत में और इस टाइम वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जो आईसीयू में है और बाईपैप लगा हुआ है, यानी कि उनको जो एक वेंटिलेटर से पहले वाली स्टेज होती है उस पर हैं। इरफ़ान सिद्दीकी साहब की इस तरह इतनी जल्दी अलालत मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है। मेरी वालदा की जब डेथ हुई तो उस टाइम मेरे घर भी तशरीफ़ लाए, ठीक थे, यानी कि एक जैसे एज फैक्टर होता है वही था। बाद में मेरी उनके बेटे इमरान से बात हो रही थी, पता चला, मैंने उनको यही एक ताज्जुब का इजहार किया कि क्या हुआ कि इतनी जल्दी वो वेंटिलेटर पे चले गए। उन्होंने बताया जी कि नहीं, जब आप बात कर रहे हैं जुलाई की, उसके बाद तो वो यूरोप भी गए हैं, वो 5-6 ममालिक का उधर उन्होंने विज़िट किया है और कोई सितंबर के शुरू में इधर आए हैं। फिर उन्हें कोई उस टाइम को प्रॉब्लम हुआ, डायग्नोज हुआ तो पता चला कि उन्हें कोई लंग्स का कैंसर है, जो कि यानी एक ज़रा लेट
इस चीज़ का एहसास हुआ है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इंसान की एक कमज़ोरी का इधर से एहसास होता है कि बाज़ अवत आप चल फिर रहे होते हैं, आपको नहीं लगता कि मैं कोई किसी एक कैंसर जैसे मुखलक मर्ज़ में मुब्तला हूँ। एक लेटर स्टेज पे आइडिया होता है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में। तीसरा नाजरीन, मैं एक जज हैं जो कि वफ़ात पा गए हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो उनका जब वो अपनी सर्विस से रिटायर हुए तो उनका ज़मीर मुतमिन नहीं था, और जब आखिरी दिन वो अदालत में बैठे और उधर उन्होंने लोगों से मुखातब होकर बोले, उन्होंने कहा कि मेरा आज आखिरी दिन है और मैं आप लोगों से अगर मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ, और मैंने अगर आपके अलावा कोई और बंदा जो इधर मौजूद है तो मैं उससे भी माज़रत चाहता हूँ। अगर वो मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं तो उसको बता दें कि मेरे से आके मेरे से बदला ले ले। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि मैं अच्छा काम कर सकूं, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं है। और उधर एक जर्नलिस्ट थे जमील मिर्ज़ा, वो मौजूद थे, उन्होंने अपने चैम्बर में बुला लिया, कोई नमाज़ पढ़ी, दुआ की, उसके बाद रिकत तारी हो गई, फिर उनको गिर गए, फिर उनको बिठाया, फिर जो है यानी कि उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, और उधर जब उन्होंने अपनी बैकग्राउंड बयान की तो यानी कि उससे अंदाज़ा होता है कि वो बंदा किस बैकग्राउंड का इंसान था, और जो उसका ज़मीर मुतमिन नहीं था उसको तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा दो नंबरियाँ कर कर के भी उनका ज़मीर मुतमिन होता है, और एक बंदा सब कुछ करके भी उसका ज़मीर मुतमिन नहीं था। तो वो एक बड़े बाप के बेटे थे, बड़े ज़मींदार थे उनके बाप, एक गुजरांवाला में ही एक गांव है कठोड़ उधर से, और उन्होंने यानी कि अपनी जो बाप की और वालदा की परवरिश थी उसके उन पर बहुत ज़्यादा असरात थे। एक्सक्यूज़ मी। उनके वालिद अपने जो मुलाजमीन हैं उनको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। जो लोग एक देहाती बैकग्राउंड के हैं वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि आमतौर पे उनको एक दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है, और ये जो जाट लोग हैं, चौधरी हैं, ये उनको इंसान ही नहीं समझते। अब शायद सूरत हाल ज़रा को कदरे बेहतर होगी, लेकिन ओवर द टाइम जो है ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और ओवर द टाइम तब बेहतर हो रही हैं जब जो है वही लोग जो गैर ज़मींदार हैं उनका जटों पर इतना ज़्यादा इंहिसार कम है नहीं पहले बहुत ज़्यादा होता था। एक दफ़ा जज साहब यानी कि ये जब बचपन में इन्होंने एक अपने मुलाजम के साथ बदतमीज़ी की, कोई ऊंची आवाज़ में बोले, और उनको पता चला, उनके वालिद को पता चला, इन्होंने उसको ऊंची आवाज़ में बोले अपने मुलाजम को, और उसको कहा कि तुम हमारे गांव से निकल जाओ। अब ये बात उनके वालिद तक पहुंच गई। उन्होंने एक हुक्म जारी कर दिया, फ़ैसला जारी कर दिया। उन्होंने कहा अपने बेटे को कि आप हमारे गांव से निकल जाओ, यानी कि बजाय इसके कि वो जो उनका मुलाजम था वो उधर से निकलता, उन्होंने कहा जी कि आप निकल जाओ। और इनकी वालदा भी दरमियान में रुकावट नहीं हुई, उन्होंने कहा कि लै पुत्र ए चीज़ा नहीं है, टिफ़न पकड़ है, कपड़े पकड़ते चला जा। वो आगे किसी दूसरे अपने अज़ीज़ के घर गाँव चले गए, और फिर उधर से वो अज़ीज़ जो हैं वो इनके पास आए, वालिद साहब के पास, ये बात करने के आप इनको कबूल करें, कोई नहीं, बच्चे से गलती होगी। उन्होंने कहा कि अब इसको माफ़ वही करेगा, मेरा मुलाजम इसको माफ़ करेगा, मेरे बेटे को। और जब मुलाजम के सामने पेश किया गया और बेटे ने उससे माफ़ी मांगी तो आगे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे याद पड़ता है कि जैसे इसने तुम्हें थप्पड़ भी मारा था, यानी कि अपने बेटे की बात कर रहे हैं ये जज साहब की, कि मुलाजम को कह रहे हैं कि इसने तुम्हें थप्पड़ भी मारा था ना। उसने कहा हाँ। उसने कहा कि तुम भी थप्पड़ मारो। अब मुलाजम ने थप्पड़ मारा, वो बोले कि नहीं, तुम्हारा हाथ जो है ना मेरे हले नरम है, इस ज़रा और थप्पड़ मारो, ज़ोर से थप्पड़ मारो इसको। फिर जाके अपने बेटे को माफ़ किया। और इनकी जो वालदा थी वो दुआ करती थी, वो करती थी, जब ये जो हैं ये पहले बने थे सिविल जज भर्ती हुए थे, उधर से प्रमोट होते होते एलिवेट होते होते फिर आगे हाई कोर्ट के जज बने। तो इनकी वालदा दुआ करती थी कि जब ये सिविल जज बने तो इनकी वालदा की ये दुआ थी कि यार अब पेशतर इसके कि मेरा बेटा कहीं रिश्वत ले, ये यानी कि इसकी जान ले लेना, ये मेरे पास वापस ना आए,
यानी कि ये दो वालिदैन थे, यानी कि माँ बाप, जिनकी ये तरबियत थी कि बेटा अपने फ़राइज़ अंजाम देने के बावजूद वो ये समझ रहा था या वो कह रहा था कि मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं। तो जनाब, मैं जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब की बात कर रहा हूँ। जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब ये ख़ानदानी कोई एक मुनफरद ख़ानदान है। ये आपको इधर पाकिस्तान में मिसालें कम मिलेंगी, पता नहीं बाहर भी कितनी मिसालें होंगी। आपने जिनमें से जो लोग इफ्तिखार चीमा साहब के नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, उनको मैं एक तारफ़ करा दूँ कि उनकी जो एक उनके भाई हैं जुल्फ़कार चीमा, जो कि आईजी रिटायर हुए हैं, आप में से बहुत सारे उनको जानते होंगे। एक उनके भाई हैं डॉक्टर निसार चीमा। ये तीनों भाई जो हैं ये बिल्कुल एक और ही किसी सियारे से हैं। ये इस यहाँ की मखलूक ही नज़र नहीं आती। ये बिल्कुल डिफरेंट हैं और एक से बढ़कर एक हैं। और इनमें से जस्टिस इफ्तिखार चीमा BMA रह चुके हैं, PMLN के, और निसार चीमा साहब BMA रह चुके हैं। इधर मैं एक और बात बता दूं, ये जितने आनेस्ट हैं, और हम जो है, हम अवाम कहते हैं जी हमें बड़े आनेस्ट लोग चाहिए। अब जो आनेस्ट लोग होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा कोई जो चाह पानी है ना हर बंदे को आने जाने, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ज़रा सोचिएगा कि जितने अगर आपके पास लोग आना शुरू होंगे तो आप कोई किसी से पैसे भी नहीं लेते तो किस तरह चीज़ें चलाएंगी। और फिर मुझे याद है कि बहुत सारे लोग यही शिकायत कर रहे होते थे, कोई आंदा सी को उसे जाए चाह नहीं पूछते। अब कितनों को वो चाह पूछें, ठीक है, बहुत सारों को पूछते होंगे, फिर भी लोग रह जाते हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने बहुत ही ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारी है। ये तीनों भाई जो हैं ये बहुत ही बाकमाल किस्म के लोग हैं। और हमारी वैसे भी चीमा फैमिली है, हमें इस चीज़ पर फ़ख्र भी है। और यानी कि जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, आई डोंट नो, मैं किसी बंदे को ऐसा नहीं जानता, यानी कि किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता कि जिसकी ये बैकग्राउंड या वालिदैन ने इस लेवल पर जाकर तरबियत की हो। ये बातें हमने किताबों में पढ़ी हैं, लेकिन वैसे कोई अपने इर्द गिर्द अपने मुआशरे में कोई मेरे पास ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की, स्ट्रिक्ट किस्म की एग्जांपल मैंने पहले नहीं सुनी। तो अल्लाह ताला इफ्तिखार चीमा साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए। आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।